नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश, विपक्षी दलों का विरोध जारी। वक्फ एक्ट 1995 में बड़े बदलाव प्रस्तावित। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य को लेकर WHO की दूसरी कॉन्फ्रेंस आयोजित। कोलंबिया में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस, भारत ने NCAP का किया जिक्र। और ट्रंप ने 2 अप्रैल को घोषित किया लिबरेशन डे, USA को टैरिफ से मिलेगी मुक्ति, डर्टी 15 देशों के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें। आइए शुरू करें। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि 4 अप्रैल 2025 को स्टडी IQ IAS की टीम आ रही है पटना और उसके आसपास रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकात के लिए ये सेशन प्लान किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि स्टडी IQ का ऑफलाइन सेंटर अब पटना में भी शुरू हो गया है। इससे जुड़ी सभी जानकारियां आपको सेशन के दौरान मिल सकेंगी। पटना के AN कॉलेज में स्टडी IQ की फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के बीच एक मीटअप प्लान है। इस फैकल्टी स्टूडेंट मीटअप में मैं और मेरे साथ स्टडी IQ की अन्य फैकल्टीज मौजूद रहेंगी। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसका लिंक न्यूज एट 9 के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया गया है। ये प्रोग्राम कहां पर होगा? पटना में AN कॉलेज में 4 अप्रैल को 1 बजे दोपहर में। तो टाइम नोट कर लीजिए, स्थान नोट कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं पटना में, आप सबका इंतजार रहेगा। आज लोकसभा में सेशन की शुरुआत वक्फ बिल के साथ हुई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल पर विपक्षी दलों द्वारा खूब विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पूरा देश लगभग 2 धड़ों में बटा हुआ है। विपक्षी दलों का मानना है कि यह बिल संविधान की भावना का उल्लंघन है। इस बिल को बीते साल भी संसद में पेश किया गया था, तब भी विपक्षी दलों की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया था। इसके बाद बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास स्क्रूटनी के लिए भेजा गया था। समिति के अध्यक्ष BJP के सांसद जगदम्बिका पाल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2025 में पेश की, जिसे यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। विपक्ष का कहना है कि उनके सांसदों ने समिति को इस बिल में जो संशोधन सुझाए थे उन्हें बिना उनकी जानकारी के ही रिजेक्ट कर दिया। विपक्ष के मुताबिक समिति ने NDA के सांसदों द्वारा सुझाए गए 14 बदलावों को स्वीकार किया, वहीं विपक्षी सदस्यों द्वारा सुझाए गए सभी 44 बदलावों को सिरे से नकार दिया गया। वक्फ संशोधन बिल 2024 के वे कौन से प्रावधान हैं जिसके चलते विपक्षी दल विरोध भी जता रहे हैं और अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है? इन प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ इस्लामिक कानून के तहत ऐसी संपत्तियों को कहा जाता है जो विशेष तौर पर धार्मिक या चैरिटेबल कार्यों के लिए डेडिकेट की जाती हैं। इन संपत्तियों को मैनेज करने वाले बोर्ड को वक्फ बोर्ड कहा जाता है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति मौजूद है। भारत में वक्फ बोर्ड्स के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के जरिए वक्फ एक्ट 1995 में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। बिल का मुख्य मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में आ रही चुनौतियों को रिजॉल्व करना है। बिल के जरिए वक्फ एक्ट 1995 को नया नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद 1995 दिया गया है। इसके जरिए वक्फ बोर्ड्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने का प्रस्ताव है। बिल में वक्फ रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में तकनीक की भूमिका को बढ़ाने, वक्फ की परिभाषा में बदलाव करने, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सुधार जैसे बदलावों का प्रस्ताव है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के जरिए वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम लोगों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बिल में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के तौर पर पहचाना गया है उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। ऐसे ही वक्फ एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता था कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। नए बिल से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल 2024 केंद्र सरकार को वक्फ के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही की प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने की अनुमति भी देता है। केंद्र सरकार वक्फ के खातों का कैग या किसी नामित अधिकारी द्वारा ऑडिट कराने का भी आदेश दे सकती है। बिल में इस तरह के कई प्रावधान हैं। मैंने उन प्रमुख प्रावधानों पर ही बात की है जिनका विरोध किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य को लेकर दूसरी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। ये कॉन्फ्रेंस कोलंबिया के शहर कार्टाजेना में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन WHO और कोलंबिया सरकार ने मिलकर किया था। इस मौके पर भारत ने साल 2040 तक
वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। साथ ही इस मौके पर भारत ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP का भी जिक्र किया। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की सर्विलांस को बढ़ाने की बात कही। साथ ही खाना पकाने के लिए क्लीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे दावे किए। WHO की इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में वैश्विक स्तर पर 50 से ज्यादा देशों और संस्थाओं ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमिटमेंट पेश किए हैं। इस दौरान एक साझा लक्ष्य तय किया गया कि साल 2040 तक वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को 50% तक कम किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2019 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP लॉन्च किया था। इसके जरिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और शहर के स्तर पर वायु की गुणवत्ता में सुधार करने की पहल की जा रही है। इसके तहत 100 से ज्यादा शहरों को टारगेट किया गया है। जब ये प्लान लॉन्च किया गया था तो सरकार ने साल 2024 तक 20 से 30% तक पार्टिकुलेट मैटर में कमी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन साल 2022 में इस टारगेट को रिवाइज किया गया। अब साल 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन या सांद्रता में 40% तक की कमी का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें नंबर पर आता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की एक सूची दी गई है। इन 20 प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। इन दिनों चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट भारत की यात्रा पर हैं। वे 16 सालों में चिली के पहले ऐसे प्रमुख हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। इस दौरान उनकी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। साथ ही भारत और चिली ने व्यापक व्यापार समझौते यानी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट पर बातचीत को लेकर सहमति जाहिर की है। ये प्रस्तावित समझौता उस पोटेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर आधारित होगा जिसे भारत ने चिली के साथ 2017 में किया था। इस मौके पर भारत ने चिली को एक अहम दोस्त और सहयोगी देश बताया। साथ ही चिली में व्यापार और निवेश की तमाम संभावनाओं की उम्मीद जताई। वहीं चिली ने भारत को वैश्विक स्तर पर प्राथमिक सहयोगी का दर्जा दिया है। चिली ने UN में भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन दिया है। भारत और चिली के बीच लगभग $2.6 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। भारत और चिली ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात की है। भारत चिली के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने का कमिटमेंट करता है। दोनों देशों के बीच अंटार्कटिक में सहयोग को लेकर भी एक समझौता हुआ है। भारत चिली को अंटार्कटिक के गेटवे के तौर पर देखता है। देखिए, अंटार्कटिक पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिक संधि के तहत अंटार्कटिक को नो मैंस लैंड का माना गया था। नो मैंस लैंड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग भूमि के उस टुकड़े का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिस पर किसी देश का दावा या नियंत्रण नहीं है। यह अक्सर 2 देशों की सीमाओं के बीच स्थित होता है। संघर्ष या विवाद से बचने के लिए इस क्षेत्र को आमतौर पर खाली छोड़ दिया जाता है। देश आमतौर पर इस भूमि का उपयोग या कब्जा नहीं करने पर सहमत होते हैं। नो मैंस लैंड विवादित क्षेत्र को भी संदर्भित कर सकता है जहां नियंत्रण स्पष्ट नहीं है, वेग है। यह प्रत्यक्ष टकराव को रोकने में मदद करता है और देशों के बीच एक तटस्थ स्थान बनाए रखता है। अंटार्कटिका के संदर्भ में नो मैंस लैंड से मतलब महाद्वीप के उन क्षेत्रों से है जिन पर किसी भी देश का कोई दावा नहीं है। अंटार्कटिक में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के नाम से साल 1983 में गठित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। 1989 में भारत ने अंटार्कटिक में दूसरा रिसर्च स्टेशन मैत्री के नाम से शेरमाचर ओएसिस में स्थापित किया था। 2012 में तीसरा रिसर्च स्टेशन भारती के नाम से स्थापित किया गया था। भारत यहां पर मैत्री 2 नाम से एक नया रिसर्च स्टेशन भी स्थापित करने की तैयारी में है जो 2029 तक ऑपरेशनल हो सकता है। भारत और चिली के बीच आपदा प्रबंधन, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी समझौता हुआ।
चिली की लोकेशन की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फैला है। एंडीज पर्वत इसके पूर्व में तो प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में स्थित है। चिली अपनी सीमा पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना से साझा करता है। ड्रैग पैसेज इसके दक्षिण में स्थित है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के लिए 2 अप्रैल का दिन लिबरेशन डे के तौर पर घोषित किया है। दरअसल 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर नए टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो यूएसए के सामानों पर उच्च दर पर कर लगाते हैं। इसमें वे देश भी शामिल हैं जो व्यापार के लिए बहुत कठोर नीतियां लागू करते हैं, जिन्हें यूएसए अनफेयर मानता है। यूएसए प्रशासन ने इन देशों के समूह को डर्टी 15 का नाम दिया है। 15 से मतलब है कि ये देश यूएसए के व्यापारिक साझेदारों में 15% की हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि इन डर्टी 15 के नाम की लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट्स 2024 ट्रेड डेफिसिट रिपोर्ट में कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जो यूएसए के सामानों पर उच्च कर लगाते हैं। इस लिस्ट में अपना देश भारत का भी नाम शामिल है। लिस्ट के अन्य नामों में चीन, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, थाईलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। ये वे देश या समूह हैं जिनके साथ यूएसए का सबसे ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है। ट्रंप के नए टैरिफ्स का सबसे ज्यादा प्रभाव इन देशों पर पड़ने की संभावना है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है सोशल एंटरप्रेन्योर या सामाजिक उद्यमी। सामाजिक उद्यमी से मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे एप्लीकेशंस पर काम करता है जिनमें समुदाय आधारित समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। ये व्यक्ति अपनी पहल के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं। ये केवल लाभ के लिए कोई बिजनेस स्थापित नहीं करते, बल्कि इनका मोटिव सामाजिक भलाई होती है। सोशल एंटरप्रेन्योर 6 P's जैसे पीपल, प्रॉब्लम, प्लान, प्रायोरिटाइज, प्रोटोटाइप एंड परस्यू को केंद्र में रखकर काम करते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो भारत में आरुषि बत्रा, फाउंडर ऑफ रॉबिनहुड आर्मी, अंशु गुप्ता, फाउंडर ऑफ गूंज जैसे नाम सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर जाने जाते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनेस्को की रिपोर्ट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल जारी की गई, जो बताती है कि अच्छा भोजन और शिक्षा आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व के 161 देशों के स्कूलों में लगभग 418 मिलियन बच्चों को भोजन मिलता है, लेकिन कई जगह फल और सब्जियां नहीं मिलती। इस वजह से पिछले 20 सालों में 100 से ज्यादा देशों में बच्चों में मोटापा दुगना हो गया है। वहीं भारत में पीएम पोषण योजना के तहत हर दिन लगभग 118 मिलियन बच्चों को भोजन दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर खाना सिर्फ चावल और गेहूं पर निर्भर है। सिर्फ 8% देश भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हैं। यूनेस्को के अनुसार जापान, ब्राजील, फ्रांस और फिनलैंड के स्कूलों में पोषण युक्त भोजन का स्तर सबसे बेहतर है। पश्चिम बंगाल ने 2026 तक मां से बच्चे में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को रोकने के लिए ट्रिपल एलिमिनेशन योजना शुरू की है। एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जो आगे चलकर एड्स का कारण बन सकता है। जबकि सिफिलिस एक यौन संक्रामक रोग है जो शरीर में जख्म, बुखार और कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर गर्भवती महिला को सिफिलिस है तो बच्चे में जन्म से ही ये विकार हो सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को नुकसान पहुंचाता है और आगे चलकर लीवर सिरोसिस या कैंसर का कारण बन सकता है। यह जन्म के समय संक्रमित खून से फैल सकता है। आजकल वाइब कोडिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। यह एक आसान तरीका है जिसमें एआई की मदद से कोडिंग की जाती है, यानी यूजर्स को प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं होती। बस ये बताना होता है कि उन्हें क्या चाहिए और चैट जीपीटी या कर्सर जैसे एआई टूल कोड बना देते हैं। ये गैर तकनीकी यूजर्स के लिए बहुत आसान है। इसे छोटे प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन और क्रिएटिव कामों में इस्तेमाल किया जाता है। यह शुरुआत में डेवलपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है, लेकिन जटिल सॉफ्टवेयर के लिए उतना कारगर नहीं है, क्योंकि एआई से बना कोड हमेशा सही नहीं होता। इसमें एरर या सिक्योरिटी की समस्याएं हो सकती हैं। भारत में रेबीज और सांप काटने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने जू विन नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसे एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया है। यह एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के जहर की दवा का स्टॉक रियल टाइम में ट्रैक करेगा। यह कोविड वैक्सीन के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल की तरह काम करेगा, ताकि मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सके। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य केंद्रों को दवाओं का सही प्रबंधन करने में भी सहायता देगा। फिलहाल इसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में पायलट के तौर पर शुरू किया गया है।
भारतीय नौसेना का जहाज INSV तारिणी ग्लोबल भ्रमण के बाद अपने अंतिम पड़ाव यानी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचा। इस जहाज को लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए चला रही थी। यह अभियान नाविक सागर परिक्रमा मिशन का हिस्सा है। इसमें महिला अधिकारियों की टीम विश्व की परिक्रमा करती है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू हुई इस यात्रा में INSV तारिणी ने 3 महासागरों को पार किया। इस दौरान इस जहाज ने 23,400 समुद्री मील की दूरी तय की। अब यह जहाज 15 अप्रैल को भारत के लिए रवाना होगा और मई 2025 में गोवा पहुंचेगा। INSV तारिणी भारतीय नौसेना का एक नौकायन पोत है जो पूरी तरह से भारत में निर्मित है और जिसका नाम ओडिशा के तारा तारिणी मंदिर से प्रेरित है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन में 40% तक की कमी का लक्ष्य तय किया गया है। सही कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत स्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। सरहुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बसे आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह प्रकृति पूजा से संबंधित है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, मुदियट्टू पद संबंधित है केरल के सांस्कृतिक नाटक से, कर्नाटक के लोकगीत से, तमिलनाडु के आदिवासी त्योहार से या फिर आंध्र प्रदेश की चित्रकला से। सही जवाब है केरल के सांस्कृतिक नाटक से यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।